नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ पंकज सुबीर की एक कहानी। उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोगों को पंकज सुबीर की एक कहानी मैं पहले भी सुना चुकी हूँ, जिसे आप लोगों ने खूब पसंद किया था, और उसका नाम था चाबी। तो आज सुनिए उनकी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एक कहानी नहीं बल्कि कहानियों का कोलाज कहा जा सकता है। वैसे भी जब हम यात्रा कर रहे होते हैं, किसी गाड़ी में, ट्रेन में, बस में बैठे होते हैं, तो जितने पात्र उतनी कहानियाँ, और जो पात्र वहाँ बैठे होते हैं उनके आपस की कहानियाँ, बाहर की और भीतर की कहानियाँ, देश की और समाज की कहानियाँ। तो हम सुनेंगे पंकज सुबीर की कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी। कहानी के नाम से ही समझ लीजिए कि कहानी आपको कहाँ ले जाएगी और कितने धीरे से ले जा करके उस जगह पर खड़ा कर देगी जिससे हमारे देश का इतिहास बना है। बहुत ही निर्णायक इतिहास। वे जमा 9 लोग थे, कुल जमा 9 लोग। इसमें अगर 2 बच्चों को भी जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या 11 हो जाती है। हालांकि वैसे तो रेल का सामान्य श्रेणी का पूरा डिब्बा यात्रियों से ठसाठस भरा था, लेकिन उसके हिस्से में वे कुल 11 थे। एक तरफ बैठे वे 5 और दूसरी तरफ 4 एवं साथ में 2 बच्चे। इस तरह वे 11 हुए। इन 11 में उसे अपनी मनपसंद खिड़की के पास की जगह मिल गई थी। एक बार उसे रेल में खिड़की के पास स्थान मिल जाए तो फिर उसे डिब्बे के अंदर की दुनिया से कोई सरोकार नहीं रहता। उसका मन बाहर तेजी से दौड़ रहे खेतों, खलिहानों, नदी, तालाबों, बिजली टेलीफोन के खंभों और पर्वतमालाओं के साथ दौड़ने लगता है, और साथ में ताल मिलाने लगती हैं रेल की पटरियों पर थाप दे रही पहियों की आवाज। सटक सटक पटक 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 सटक सटक पटक पटक, इसी तरह की। आज उसे पहले पहल तो खिड़की के पास स्थान नहीं मिला था, लेकिन अचानक ही खिड़की के पास बैठे भद्र महाशय से टीसी की कुछ चर्चा हुई और वे अपना सामान उठाकर टीसी के साथ चले गए। वैसे भी वे तथा उनका लकदक कर रहा सामान दोनों ही सामान्य श्रेणी के डिब्बे में कुछ असहज लग रहे थे। कदाचित उच्च श्रेणी में आरक्षण न मिल पाने के कारण वे यहाँ बैठ गए थे। गरीब लोगों के भारत से अवसर मिलते ही वे अपने वाले अमीर लोगों के भारत में चले गए। अपने हिस्से की खिड़की एक गरीब को देकर उनके वहां से हटते ही उसने बिजली की फुर्ती से खिड़की के पास कब्जा कर लिया। खिड़की के पास बैठते ही उसे लगा कि अब यात्रा कितनी ही लंबी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि खिड़कियों के उस पार के एक पूरे संसार के साथ अब वो जुड़ गया है। यात्रा की यायावरता अब पूरी प्रकृति के साथ जुड़कर गतिमान होगी। तो वे कुल जमा 11 थे। कुछ घंटों के लिए मजबूरी वश बना एक सर्वथा अपरिचित लोगों का समाज। इस समाज में न कोई किसी के अतीत के बारे में जानता है, न भविष्य के। केवल वर्तमान के कुछ घंटों को काटने के लिए ये समाज बना है। खिड़की के पास आसन जमाने के काफी देर बाद वो डिब्बे के अंदर आया। यहाँ आने से मतलब मानसिक रूप से अंदर आना है। बाहर की प्रकृति को छोड़ वो अंदर आया, तब उसे ये 10 लोग दिखाई दिए, जो उसके समेत कुल 11 थे और ऊपर वर्णित समाज की रचना कर रहे थे। सामने की सीट पर कोने में छोटा परिवार, सुखी परिवार विराजमान था। अत्यंत युवा ग्रामीण पति पत्नी और उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां।
ये बेटियां इस बात का प्रमाण थी कि यह परिवार अधिक दिनों तक छोटा परिवार, सुखी परिवार नहीं रहेगा। अगर 2 बेटे होते तब शायद रह लेता, परंतु पति पत्नी की अत्यधिक युवावस्था और 2 बेटियां उसके छोटा परिवार, सुखी परिवार होने के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। इन 4 के बाद सीट पर एक महिला अपनी युवा बेटी को लेकर बैठी थी। लड़की क्योंकि युवा थी इसलिए जाहिर है खिड़की के समीप बैठी थी। उसके ठीक सामने माँ बेटी दोनों ही खाते पीते घर की होने की बात को अपनी चर्बी के द्वारा सिद्ध करने का पूर्ण प्रयास कर रही थी। यह था उसका विपक्षी दल, अर्थात उसके ठीक सामने के सीट पर विराजमान उसके हिस्से का आधा समाज। अब उसने अपने पक्ष में बैठे लोगों पर नजर डाली। इस अवलोकन के दौरान उसे लगा कि विपक्ष की ओर नजर डालना बहुत आसान है, आंखें उठाओ और देख लो, लेकिन अपने पक्ष को देखने के लिए बकायदा प्रयास करना पड़ता है। बात वही सप्रयास और अप्रयास वाली है। अपनी बेंच के लोगों में स्वयं को छोड़कर उसने बाकी लोगों को देखा। विपक्ष की ओर जब उसने देखा था तो कहीं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, किंतु जब गर्दन घुमाकर कुछ झुककर उसने अपने पक्ष में बैठे लोगों को देखा तो उन लोगों में, विशेषकर महिलाओं में, प्रतिक्रिया उनकी आंखों में साफ दिखाई दी। कुछ इस प्रकार कि देखो कैसे तो घूर रहा है। खैर, इस देखने दिखाने की प्रक्रिया में जो कुछ नजर आया वो इस प्रकार था। उसके ठीक पास 2 महिलाएं बैठी थीं और उनके पास फिर एक महिला थी और एक पुरुष बैठा था। अब इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि 3 महिलाएं और एक पुरुष बैठा था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि 2 महिलाएं एक साथ थीं और तीसरी महिला और चौथा पुरुष एक साथ, जैसा उनके वार्तालाप से पता चल रहा था। उसके ठीक पास की 2 महिलाएं पारंपरिक भारतीय महिलाएं थीं जो संभवतः निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थीं। पारंपरिक इसलिए क्योंकि उनकी बातचीत में पात्र भले ही रह रहकर बदल रहे थे, लेकिन विषय एक ही था, निंदा। और यह निंदा पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ की जा रही थी। हालांकि कभी कभी यह निंदा निहायत कानाफूसी वाले स्तर पर पहुंच जाती थी। शायद उन महिलाओं का यह मानना था कि भले रेल के डिब्बे की दीवारें हों या घर की दीवारें, दीवारें तो आखिर दीवारें हैं और उनके कान होते ही हैं। इन 2 महिलाओं के उस तरफ जो पुरुष और महिला थे वे वास्तव में 2 वृद्ध थे, एक सरदार जी और एक उनकी पत्नी। सरदार जी पूर्ण पारंपरिक वेशभूषा में थे और ऊपर एक कृपाण भी लटकाए हुए थे। पत्नी उनसे कुछ अधिक वृद्ध थी या फिर बीमार थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सरदार जी थोड़ी थोड़ी देर बाद स्वयं उठकर नीचे फर्श पर बैठ जाते थे और उन 2 लोगों वाले स्थान पर उनकी पत्नी अधलेटी हो जाती थी। ऐसा रह रह कर हो रहा था। पूर्ण सिंहालोकन करने के पश्चात उसने पुनः सामने नजर डाली तो उसके ठीक सामने बैठी लड़की उससे नजर मिलते ही बिला वजह शर्मा गई। कुछ लड़कियों के साथ यही समस्या होती है। एक ठीक ठाक सा पुरुष जो थोड़ी दूर से देखने पर युवक होने का भ्रम उत्पन्न करता हो, उसकी उपस्थिति मात्र से ही इन्हें कुछ कुछ होने लगता है। स्थिति यह हो गई कि कुछ ही देर में उसे कनखियों से देखना, दुपट्टा मुंह में दबाना, पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद कर लजाना जैसी घोर दुर्लभ घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का सौभाग्य मिला। यद्यपि ट्रेन के उस घोर मरुस्थलीय फर्श पर कुरेदने जैसा कुछ नहीं था, फिर भी महिलाएं परंपराओं का पालन करने में अधिक विश्वास रखती हैं। अब परंपरा पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदने की है तो कुरेदना है। उधर कोने का छोटा परिवार, सुखी परिवार, अपने आचरण से स्पष्ट कर रहा था कि अब यह छोटा परिवार यात्रा समाप्त होने के कुछ समय पश्चात ही छोटे परिवार का दायरा तोड़ देगा।
यद्यपि 2 बच्चियों के कारण दोनों खासे परेशान नजर आ रहे थे। तो इस तरह 2-2 के 4 समूहों में 11 सदस्यीय दल चर्चारत था और इन सब के बीच एक बिला वजह की चर्चा उसके और सामने वाली लड़की के बीच भी हो रही थी। हालांकि यह चर्चा निगाहों से होने वाली चर्चा थी और पूर्णतः एक तरफा थी, और इसी एक तरफा चर्चा के कारण वह पुनः खिड़की से बाहर निकल गया और एक बार फिर नदी, तालाब, पेड़, पहाड़ों के साथ दौड़ने लगा। अच्छा होता है खिड़की के पास बैठना, क्योंकि खिड़की के पास बैठने वालों को यही एक बड़ी सुविधा होती है। अगर डिब्बे या बस के अंदर का माहौल किसी व्यक्ति विशेष अथवा घटना विशेष के कारण रुकने योग्य न लग रहा हो तो शारीरिक रूप से अंदर उपस्थित रहकर मानसिक रूप से बाहर निकला जा सकता है, जो वो अभी कर रहा है। काफी देर तक वो खिड़की के बाहर दौड़ता रहा, तब तक जब तक बाहर अंधेरे ने नदी, पर्वत, तालाबों को लील नहीं लिया और बाहर दौड़ना उसके लिए पूर्णतः असहज नहीं हो गया। घना अंधकार बाहर फैला था और वो अंदर लौट आया। अंदर आकर उसे पहली तसल्ली यह मिली कि उसका मूक साथी अपनी माँ के कंधे पर सिर टिकाए सोने या संभवतः ऊँघने की स्थिति में आ चुका था। बाकी सब कुछ पूर्ववत था। हाँ, एक लगभग अधेड़ उम्र के स्त्री पुरुष जो केवल इसलिए पति पत्नी कहे जा सकते थे क्योंकि ट्रेन भारत में थी, वे दोनों जहां दोनों सीटें खत्म होती हैं ठीक उस स्थान पर आकर खड़े हो गए थे। पति पूर्णतः पारंपरिक भारतीय अधेड़ था, जिसके सिर के बाल विलुप्त हो गए थे और पेट तोंद नामक निर्जीव वस्तु में परिवर्तित हो चुका था। पत्नी उससे भी ज्यादा भारतीय नजर आ रही थी। पति की आंखों में कुछ पा लेने की आतुरता नजर आ रही थी। उसने देखा कोने वाले सरदार जी की पत्नी फिलहाल लेटी हुई है और सरदार जी सीट से नीचे बैठे ऊँघने वाली मुद्रा में नजर आ रहे थे। नवागत खड़े खड़ाए दंपति की निगाहें अधलेटी सरदारनी के द्वारा घेरे गए स्थान पर टिकी हुई थी। अगर सरदार जी पास नहीं बैठे होते तो निश्चित रूप से वे अभी तक सरदारनी को उठा चुके होते। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन पब्लिक डिब्बे में तो क्या तो रात और क्या दिन, क्योंकि बैठे बैठे ऊँघना ही था और वो भी लोहे के सख्त सीटों पर। उसे केवल एक बात का डर था कि उसके ठीक सामने की ऊँघ ना टूट जाए, नहीं तो फिर उसे कुरेदना, लजाना ये सब झेलना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे में खिड़की से बाहर निकला भी तो नहीं जा सकता। सरदारनी अचानक कुछ करा ही और उठकर बैठ गई। सरदार जी को इस बात का पता ही नहीं चल पाया कि सरदारनी उठकर बैठ गई है। वे पूर्ववत ऊँघते रहे। सरदारनी को शायद कम दिखता है, वह उठकर चुपचाप बैठ गई। बस एक बार दुपट्टे को संभालकर सिर ढक लिया। सरदारनी के उठते ही खड़े पति पत्नी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे फिल्मी भाषा में आंखों ही आंखों में इशारा हो गया कहा जा सकता है। इस बात को केवल उसी ने देखा कि खड़े पति ने भौहों को ऊपर उचकाकर गर्दन को सामने खींचकर सरदारनी के बैठ जाने से बने रिक्त स्थान की ओर इशारा किया और जवाब में खड़ी पत्नी ने गिरगिट की तरह 3 बार स्वीकृति में सिर हिलाकर पति के हाथों से बैग ले लिया। यह पूरा घटनाक्रम उसके लिए दिलचस्प हो गया था। उसे अब अंदर डिब्बे के अंदर भी मजा आ रहा था। हाथों में बैग लेकर खड़ी पत्नी कुछ देर तक खड़ी रही, फिर बिल्ली की तरह दबे पांव उस रिक्त स्थान की ओर बढ़ी। दबे पांव बढ़ने का कारण शायद यही था कि सरदार जी की नींद ना खुल जाए, क्योंकि उस स्थिति में सरदार जी उस स्थान के पहले हकदार होने के कारण बैठ जाते। लेकिन खड़ी पत्नी का साथ आज किस्मत दे रही थी। वह अपना बैग और लगभग बैग सा ही ठसा ठसाया शरीर लेकर
उस रिक्त स्थान पर बैठ गई, अर्थात अब उसे बैठी पत्नी कहा जा सकता था। खड़ी पत्नी के बैठते ही उसकी सीट पर हल्की सी हलचल हुई। यह हलचल सरदारनी की तरफ से नहीं हुई, क्योंकि उन्हें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। यह हलचल ठीक उसके पास बैठी दोनों पारंपरिक महिलाओं की ओर से हुई। ये दोनों महिलाएं अभी भी ऊंग ऊंग कर निंदा में लगी हुई थी। रात हो जाने के कारण निंदा के विषय भी नींद या रात से संबंधित हो गए थे। मसलन, अरे फलाने को तो 9 बजे ही नींद आने लगती है, और सुना वो फलानी तो सुबह 8 बजे तक सोती रहती है, महारानी हो रही है वो तो। इन्हीं दोनों महिलाओं का यह निंदा का पारस्परिक कार्य तीसरी महिला अर्थात खड़ी पत्नी के ठीक पास आकर बैठते ही कुछ देर के लिए रुक गया। निंदा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि प्रेम गली अति साकरी जामे 3 महिला ना समाये। जो कनफुसियाना फुसफुसियाना 2 महिलाओं के बीच मजा देता है, वह मजा 3 में कहाँ। यही कारण था कि दोनों महिलाओं के बीच का वार्तालाप खड़ी पत्नी के बैठी पत्नी में बदलते ही थम गया और दोनों कनखियों से बैठी पत्नी की ओर देख रही थी। इसी बीच सरदार जी की ऊंग अवस्था समाप्त हो गई। उन्होंने उठकर जैसे ही अपने स्थान पर उक्त महिला को बैठे देखा तो तुरंत बोले, ओ पैण जी, इतने तो मैं बैठा था। महिला ने तुरंत अपने पति की ओर देखा। अधेड़ पति ने तुरंत सरदार जी को जवाब दिया, सरदार जी, लेडी है, कब तक खड़ी रहती, आप तो अच्छे बैठे हो नीचे। सरदार जी वयोवृद्ध होने के साथ विनम्र भी थे, और फिर महिला के बैठने पर आपत्ति कैसे दर्ज करते। कुछ नहीं बोले, मुड़कर सरदारनी से कुछ पूछने लगे। खड़ा पति और बैठी पत्नी अब दोनों मुस्कुरा रहे थे। उसने विरोध दर्ज कराना चाहा, फिर सोचा जाने तो अपना क्या गया, जगह तो सरदार जी की गई। कुछ देर तक उसने खिड़की के बाहर अंधेरे में आंखें फाड़कर देखने का प्रयास किया, लेकिन बाहर कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वह पुनः अंदर आ गया। उसके ठीक सामने अभी भी ऊंघ का माहौल था, वह भी ऊँघने लगा। काफी देर तक वह ऊँघता रहा। उसकी इस निर्विघ्न ऊंघ के पीछे कई कारण थे, जैसे कि उसके ठीक सामने की निगाह चर्चाओं का ऊँघ जाना, छोटा परिवार सुखी परिवार की पारिवारिक चेष्टाओं का थम जाना, और ठीक पास के निंदा पुराण का भी ऊँघ जाना। काफी देर बाद जब उसकी आंख थोड़ी खुली तो उसने देखा कि सारे सहयात्री ऊंघ वाली अवस्था से निंदा वाली अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। निंदा नहीं, निद्रा वाली अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। उसके समेत केवल 5 लोग ही जाग रहे थे, सरदार जी, सरदारनी, बैठी पत्नी और खड़ा पति। बैठी पत्नी अपने खड़े पति की चिंता में जाग रही थी और सरदार जी सरदारनी के कारण जाग रहे थे। अर्थात भारतीय दाम्पत्य जीवन का अनूठा उदाहरण दोनों युगल बने हुए थे। सरदारनी को बैठे रहने में परेशानी हो रही थी, शायद इसलिए वे बार बार पहलू बदल रही थी। पहले वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अधलेटी हो जाती थी, लेकिन खड़ी महिला के बैठी होने के बाद अधलेटे होने की जगह समाप्त हो गई थी। पत्नी को परेशान देख सरदार जी ने धीरे से पूछा, की होया वीरा वाली, तनु लेटना है? सरदारनी को कुछ समझ नहीं पड़ा, वो चुपचाप बैठी रही। सरदार जी सरदारनी की पीड़ा समझकर भी चुप रहे। इसी बीच उसने देखा कि बैठी पत्नी और खड़े पति के बीच पुनः कुछ आंखों ही आंखों में इशारा टाइप की चीज हुई, जिसके होने के बाद बैठी पत्नी के मुख पर कुछ इंच लंबी मुस्कुराहट फैल गई। बैठी पत्नी ने आवाज में विनम्रता घोलते हुए सरदार जी से पूछा, क्या बात है भाई साहब, भाभी जी से बैठते नहीं बन रहा क्या? सरदार जी ने सोचा शायद ऐसा सीट खाली करने के उद्देश्य से पूछा जा रहा है, इसलिए तुरंत जवाब दिया, हाँ बहन जी, एना दी तबीयत खराब।
ज्यादा बैठने पांदी। बैठी पत्नी ने कहा, अब तो सब सो ही गए हैं, मेरे पास एक मोटी दरी है, आप उसे दोनों सीटों के बीच बिछाकर इनको वहां लिटा दो, यहां इन्हें परेशानी हो रही है। इतना कहकर वो अपने खड़े पति की ओर मुखातिब होते हुए बोली, सुनिए, आप ही थोड़ी जगह बनाकर ये दरी बिछा दीजिए, भाई साहब तो बेचारे अकेले हैं। स्वयं ही सलाह देकर, उसकी स्वीकृति भी स्वयं देकर उसने बैग से दरी निकालकर पति की ओर बढ़ा दी। पति ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह दरी हाथ में ली और दोनों सीटों के बीच रखे सामान को सीटों के नीचे सरकाते हुए दरी को बिछा दिया। दरी बिछते ही बैठी पत्नी ने तुरंत सरदार जी का बैग लेकर उसे दरी के एक सिरे पर तकिए की तरह रख दिया और सरदार जी से बोली, लीजिए भाई साहब, भाभी जी को यहाँ लिटा दीजिए, यहाँ उन्हें आराम मिल जाएगा। सरदार जी ने उठकर सरदारनी का हाथ पकड़कर उठा दिया और नीचे बिछी दरी पर लिटाने लगे। इन सब में उसका पति भी सहयोग कर रहा था। सरदारनी के लेटते ही खड़ा पति भी तुरंत सरदारनी के उठने से रिक्त हुए स्थान पर बैठकर बैठा पति हो गया। सरदार जी ने उसे बैठते हुए देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। बोलते भी कैसे, उन लोगों के दरी पर ही तो सरदारनी जी को लिटाया है। सरदार जी सरदारनी के पैरों के पास थोड़ी जगह बनाकर वहीं नीचे बैठ गए। बैठी पत्नी ने सरदार जी से कहा, यहाँ भाभी जी आराम से सुबह तक सो सकेंगी। उत्तर में सरदार जी ने विनम्रता से केवल सिर हिला दिया। रात काफी बीत चुकी थी। ट्रेन पूरी रफ्तार से भाग रही थी। उसे याद आया, बचपन में इतिहास के शिक्षक बार बार उसे समझाते थे कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, फिर धीरे धीरे भारत में फैली और अंततः पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तब उसे समझ में नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतिहास का वो सबक आज जाकर उसे समझ में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह भारत पर कब्जा किया होगा। उसने बैठी पत्नी और ताजा ताजा बैठे पति की ओर देखा। उसे लगा वे दोनों यूनियन जैक में बदल गए हैं। वह धीरे से मुस्कुराया और आंखें बंद कर ऊँघने लगा। बाकी यात्रियों के साथ अब बैठा पति और बैठी पत्नी और सरदार जी एवं सरदारनी भी ऊँघने से निद्रा की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि अब सभी संतुष्ट हो गए थे। यूनियन जैक सीट पर लहरा रहा था और भारत नीचे दरी पर सो रहा था। फिर वह भी धीरे धीरे सो गया। तो यह थी पंकज सुबीर की कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी। कहानियों के गुच्छे से इतिहास की ओर बढ़ती और हमें वर्तमान का नज़ारा देती है। कहानी आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं और इंतज़ार करें अगले रविवार का, जब मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी। नमस्कार।